जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ मैसेज है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां, विश्वसनीय जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सलूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, स्पर्श पर पेंशनर की एडिशनल पेंशन शुरू नहीं हो रही, गलत डेट ऑफ बर्थ दर्ज होने की वजह से, सही कराएं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पेंशनर के मैं कमेंट देख रहा हूं कि सर हमारी एज 80 साल कंप्लीट हो गई है, 85 साल कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी स्पर्श की तरफ से हमारी एडिशनल पेंशन स्टार्ट नहीं हुई है। चाहे 20% हो, चाहे 30% हो, चाहे 40% हो। इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो स्पर्श पे गलत चल रही है। इस वजह से सही टाइम पर आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही है जब आपकी एज 80 कंप्लीट हो रही है या फिर 85 कंप्लीट हो रही है। क्योंकि जब तक डेट ऑफ बर्थ ही सही नहीं होगी तो फिर एडिशनल पेंशन आपको कहां से सही मिलेगी? उस पीरियड में आपको मिल ही नहीं पाएगी जब आपकी एज 80 साल खत्म होगी या फिर 85 साल खत्म होगी। तो सबसे बढ़िया ये है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है स्पर्श पे, आप उसे सही कराइए। और जितने भी पेंशनर्स 80 साल 85 साल के आसपास है या फिर जो होने वाले हैं, वो एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर ले स्पर्श पे, कहीं उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत तो नहीं है। क्योंकि जो एडिशनल पेंशन दी जाती है वो एज के अनुसार ही दी जाती है। तो इसलिए एडिशनल पेंशन का रोल है एज पर। अगर एज आपकी स्पर्श पे बिल्कुल ठीक है तो सही टाइम पे आपको एडिशनल पेंशन मिल जाएगी, वरना एडिशनल पेंशन आपको नहीं मिल पाएगी। एडिशनल पेंशन का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ जरूर सही कराएं अपने रिकॉर्ड के माध्यम से, या फिर आप खुद भी डाटा करेक्ट कर सकते हैं, बाद में वो रिकॉर्ड से वेरीफाई होगा। तो ये काम आप जरूर करिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक करिए स्पर्श पे, क्योंकि स्पर्श ही आपकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है। अब स्पर्श पे कुछ भी गलत होगा तो सीधा उसका असर आपकी पेंशन पे हो सकता है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श पर वाइफ को मृत घोषित किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कई पेंशनर्स हैं उनकी वाइफ को स्पर्श पे मृत घोषित किया हुआ है, मरा हुआ घोषित किया हुआ है, जिसकी वजह से आगे फैमिली पेंशन मिलने में दिक्कत हो जाएगी। जब वाइफ को मरा हुआ घोषित कर रखा है तो फिर स्पर्श समझेगा कि वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो फिर फैमिली पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे जितने भी केस हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, अगर उनकी वाइफ को मरा हुआ घोषित कर रखा है, डेड घोषित कर रखा है स्पर्श पे, तो दोस्तों अलाइव ऑप्शन पर यस करवाएं। जी हाँ दोस्तों, पहले अलाइव ऑप्शन है, वहां पे अलाइव माने जीवित, यानी जीवित वहां पे नहीं घोषित कर रखा है कि जीवित नहीं है, आपको उस ऑप्शन को यस करवाना है। यस करवाना है कि जीवित है, ताकि फैमिली पेंशन मिल पाए आपकी मृत्यु के बाद। तो ये भी ऑप्शन आपको यस करवाना है अलाइव का, स्पर्श पे वाइफ का। डेट ऑफ बर्थ भी और अलाइव ऑप्शन को यस करें। डेट ऑफ बर्थ भी आप सही कराइए अपनी वाइफ की और अपनी भी अगर गलत है तो। और जो अलाइव ऑप्शन है वाइफ का, उसे आप यस करवाएं। वहां पे कई पेंशनर का नो हो रखा है कि वो जीवित नहीं है, दिक्कत होगी फैमिली पेंशन मिलने में वाइफ को अगर ऐसा है तो। चलते अगली जानकारी की तरफ। सिपाही नायक की सर्विस 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल जिनकी है, उनको सर्कुलर 568 का एरियर ज्यादा मिलना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ पेंशनर हैं जिसमें सिपाही है, नायक है, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 15, 16, 17, 18 इसी के आसपास है, और उनको 80,000 से कम एरियर मिला हुआ है सर्कुलर 568 का। बल्कि जो उनका एरियर है वो 1 लाख के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख, 1,10,000 इसी के आसपास है। तो एरियर अपना सही कराएं सर्कुलर 568 का, अगर आपको गलत मिला हुआ है। क्योंकि मैं कुछ रैंक की जांच कर रहा हूं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, मैं कुछ रैंक की जांच कर रहा हूं, देख रहा हूं किसको गलत मिला है, किसी को सही मिला है। और अगर गलत मिला हुआ है तो उसके रिगार्डिंग फिर हम कंप्लेंट डाल रहे हैं, ताकि जो डिफरेंस अमाउंट है वो फिर उनको मिल जाए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। प्री 2006 से पहले पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने के 2 तरीके हैं। जी हाँ दोस्तों, 2006 से जो पहले आए हैं उनकी पेंशन किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है? दोस्तों इसके 2 तरीके हैं, बल्कि कोई तीसरा तरीका नहीं है।
दो तरीके हैं, एक तो नोशनल मैक्सिमम या फिर एमएससीपी देना। अगर पेंशन इक्वलाइजेशन करनी है, पेंशन लगभग सेम रखनी है ताकि नुकसान ना हो, तो इसके लिए एमएससीपी दी जाए या फिर नोशनल मैक्सिमम भी दिया जाए। नोशनल मैक्सिमम है एवरेज को खत्म करने के लिए, जो ओआरओपी में आपको एवरेज दे रखा है जिससे आपकी पेंशन ज्यादा बढ़ नहीं रही है, मिनिमम पेंशन बढ़ रही है या फिर माइनस में पेंशन जा रही है, उसको खत्म करने के लिए नोशनल मैक्सिमम है। तो नोशनल मैक्सिमम से भी पेंशन बढ़ सकती है और एमएससीपी तो देना ही है। ये तो सबसे बड़ी डिमांड है कि 2006 से जो पहले आए हैं उनको एमएससीपी दी जाए, ये सबसे बड़ी डिमांड है, मिलना भी चाहिए। तो ये दोनों तरीके हैं, लास्ट बेसिक का 50% और डी लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस 33 ईयर्स का एरियर मिल चुका है पहले डिफरेंस का। जी हाँ दोस्तों, जो 2006 से पहले आए थे पेंशनर्स उनको डी लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स का एरियर मिल गया। और दोस्तों ये जो एरियर था वो एरियर था 1/1/2006 से लास्ट बेसिक का 50% पेंशन हुई, और जो उससे पहले 2006 से पहले डी लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस 33 ईयर्स पे आप पेंशन लेते थे, तो उसी के डिफरेंस का आपको एरियर मिला सर्कुलर 568 के अनुसार। तो ये वाला मामला यहाँ पे खत्म हो गया, ये वाला मामला यहाँ पे खत्म हो गया। तो दोस्तों जो 2006 से पहले आए उनको सिर्फ इस तरीके से ही बेनिफिट मिल सकता है, या तो नोशनल मैक्सिमम दिया जाए या फिर एमएससीपी दी जाए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। लो जी, पेंशनर को 1/1/2006 से एरियर। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2006 से बहुत से पेंशनर्स को अलग अलग टाइप का एरियर मिला हुआ है, और जिनको नहीं मिला वो अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों उसमें जो टॉप मोस्ट जो सर्कुलर हैं जिसका एरियर मिला है पेंशनर्स को, या फिर जिन्हें नहीं मिला और जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो सर्कुलर हैं सर्कुलर 568। ये 2006 से पहले जो आए हैं पेंशनर्स उनके लिए। सर्कुलर 631 ये ऑनरी नैब सुबेदार के लिए, ये भी 1/1/2006 से ही इसका एरियर है, जो 2006 से पहले के हवलदार है जिन्हें ऑनरी ग्रांट हुई है, तो उनके लिए 631 है। फिर है एंट्री लेवल पे, यानी जो 2006 से पहले एनरोल हुए थे और 1/1/2006 को डायरेक्ट रिक्रूटी थे, यानी 1/1/2006 को या तो वो सिपाही थे या फिर हवलदार थे या नायब सूबेदार थे, मैं डायरेक्ट रिक्रूटी की बात कर रहा हूँ, तो उनको एंट्री लेवल पे का एरियर मिला है, वो भी 1/1/2006 से। फिर दोस्तों ग्रुप मर्जिंग का एरियर, यानी 1/1/2006 से जो ग्रुप मर्ज कर दिया गया, जो पहले आपके ग्रुप थे ABCDE जो भी ग्रुप थे उसको 1/1/2006 से XY ग्रुप में मर्ज कर दिया गया, तो उसका भी जो एरियर मिला वो भी 1/1/2006 से है। यानी 1/1/2006 से आपको 568 का एरियर मिला, 631 का एरियर मिला, एंट्री लेवल पे का एरियर मिला और ग्रुप मर्जिंग का एरियर मिला। ये सब 1/1/2006 से है। लेकिन दोस्तों जो एंट्री लेवल पे का एरियर है, इसका जो एरियर है वो आपको 1/1/2006 से ही मिला, लेकिन इसमें आपको एक इंक्रीमेंट भी मिला है 7 CPC का। जी हाँ दोस्तों, बाकी सर्कुलर में आपको एक इंक्रीमेंट नहीं मिला, सिर्फ एंट्री लेवल पे का जो एरियर है उसी में आपको 7 CPC में आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, तो इसका फायदा आपको मिलता है। तो ये तमाम सर्कुलर है, तमाम जानकारी हैं जिसका सबका एरियर 1/1/2006 से ही बना है। तो अगर आपको नहीं मिला तो आप नीचे कमेंट करिएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारियां अक्सर मैं लाता रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।